किंगडम प्रोटिस्टा। हम क्या पढ़ेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा। याद है इसके पहले हम लोग पढ़े थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पढ़े थे मोनेरा। सबसे पहले क्या कहे थे? मोनेरा पढ़े थे। मोनेरा में आपने पढ़ा था कि क्या होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। बात समझ में आया? क्या हो गया? किंगडम प्रोटिस्टा। तो इस किंगडम में क्या हो गया? जितने भी जरूरी किंगडम में रखा गया है ऑल सिंगल सेल, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, बट boundary of this kingdom are not well defined, are not well defined. Boundary of this kingdom are not well defined. बात समझ में आया? वेल डिफाइंड फर्स्ट समझने की कोशिश करेंगे। जिसे बताया गया कि क्या होते हैं इस किंगडम में, किस किंगडम में? प्रोटिस्टा में। किस किंगडम में? प्रोटिस्टा में। क्या रखा गया? ऑल सिंगल सेल, सभी एक कोशिकीय, ऑल सिंगल सेल। ये बात समझ में आया? इसमें क्या होगा? सब सिंगल सेल है, एक कोशिकीय है। क्या है? सिंगल सेल, एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। उसमें याद होगा आपको, उसमें सिंगल सेल तो रखे गए हैं, लेकिन क्या रखे गए थे? प्रोकैरियोटिक रखे गए थे। क्या रखे गए थे? प्रोकैरियोटिक रखे गए थे। इसमें क्या है? सिंगल सेल तो है, लेकिन यूकैरियोट्स है। क्या है? यूकैरियोट्स है। एक चीज और, यूकैरियोट्स है। इसके आगे और एक चीज लिखा गया है कि जो बाउंड्री है, क्या है? बाउंड्री लिखा गया, बाउंड्री इस किंगडम की सीमा, बाउंड्री यानी कि इस किंगडम की सीमा ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि पूरी तरह से बहुत सही बाउंड्री उसका नहीं किया गया है कि ये हवाले यहाँ रहेंगे, हवाले यहाँ रहेंगे। जैसे एनसीईआरटी के बुक में लिखा है कि लिखा गया है कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बात समझ में आएगा? एक और चीज समझिए, जैसे भी कहीं यूकैरियोट्स आता है, जैसे इसमें लिखा गया है कि सब के सब क्या है? यूकैरियोट्स है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक, सिंगल सेल यूकैरियोटिक। इसके पहले मोनेरा में पढ़ा था सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक। अब जहां भी यूकैरियोटिक आ जाए, क्या आ जाए? यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है, यहां देखेंगे यू का मतलब होता है गुड। यू का मतलब क्या होता है? गुड। बात समझ में ना? कैरियन जो है, यहां से हो गया ये कैरियन, कैरियन, ठीक है? इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। बात समझ में आया? तो ये ऐसे जीव होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है वो अच्छा यानी विकसित होता है। बात समझ में आया? क्या होता है? विकसित होता है। क्या विकसित होता है? केंद्रक। किसमें? यूकैरियोट में। ठीक है, प्रोटिस्टा में। ठीक है, किसमें हो गया? यूकैरियोट। जहां भी कहीं यूकैरियोटिक आया सब तो इतना समझिएगा कि उसमें जो केंद्रक पाया जाएगा वो पूरी तरह से विकसित होगा। विकसित होने का मतलब क्या होगा? उसके चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। बात समझ में आ गया? क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे कि जितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। लिखा जाए, ये हो गया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड ऑर्गेनेल्स। इसका मतलब समझिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब हो गया माइटोकांड्रिया। क्या हो गया? माइटोकांड्रिया। ये हो गया माइटोकांड्रिया, न्यूक्लियस। ठीक है, उस न्यूक्लियस हो गया। उसके अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स,
गाल्गी कॉम्प्लेक्स, और अगर देखेंगे तो प्लास्टिड, ठीक है, ये सब उसमें पाए जाएंगे प्लास्टिड। बात समझ में आया? तो जहां भी यूकैरियोटिक है तो क्या होता है, उसमें जो मेम्ब्रेन से यानी झिल्ली से घिरी हुई कोशिकाएं होते हैं, सब के सब पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टिड है यानी लवक है, ये सब पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और देखेंगे, जैसे प्रोकैरियोट में आपने पढ़ा था कि उसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है, 70 राइबोसोम पाया जाता है, आपको याद होगा। तो इसमें जो होता है 80 राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 80 राइबोसोम पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोट्स में। किसमें? यूकैरियोट्स में। एक और चीज होता है कि जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। डीएनए जो होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आगे जब सेल वाला पार्ट आएगा तो उसमें पूरा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ बस वैसे समझने के लिए कह दिया कि जहां भी यूकैरियोटिक शब्द आए उसका मतलब यह समझ लेना कि क्या होता है, उसका केंद्रक पूरी तरह से विकसित होता है, उस केंद्र के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो कोशिकाएं होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड इत्यादि कोशिकाएं पाए जाते हैं। इसमें 80 राइबोसोम पाया जाता है और साथ ही साथ जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से बंधा होता है। डीएनए क्या होता है, किससे बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, जबकि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन से नहीं बनता है। बात समझ में आया? तो जब भी कहीं क्या हो यूकैरियोटिक शब्द आए तो तुम्हारे दिमाग में ये सारा चीज अपने आप आ जाना चाहिए कि क्या होता है यूकैरियोट का मतलब। और जब भी प्रोकैरियोटिक हो तो उसका मतलब आप समझ लेंगे क्या होगा, उसके मेम्ब्रेन बाउंड होते नहीं है, केंद्रक बहुत ज्यादा विकसित होता नहीं है। तो इस प्रकार की सारी चीजें होती है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो आपने पढ़ा क्या हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा में सभी क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं और सब यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। तो यूकैरियोट का मतलब आप समझे। बात समझ में आ गया? जिसमें कोई ऐसा इसको कोई दिक्कत हो, यूकैरियोट्स समझ में आ गया? ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे, आगे लिख लेंगे जो मेंबर्स होते हैं, BERS, मेंबर्स जो होते हैं ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ठीक है, प्राइमरी यानी मुख्यतः कह सकते हैं, प्राइमरी यानी कि मुख्यतः कह सकते हैं एक्वेटिक का मतलब जलीय, एक्वेटिक का मतलब जलीय। इसीलिए देखो यूज करते सब एक्वा, एक्वा। ठीक है, तो जहां भी एक्वा शब्द आए तो एक्वा का मतलब पानी, एक्वा का मतलब भी पानी होता है और हाइड्रो का मतलब भी पानी ही होता है। बात समझ में आ गया? तो जहां भी एक्वा शब्द आए, एक्वागार्ड आता है, मार्केट में देखिए पानी छानने होने वाला आता है, तो जहां भी एक्वा आए तो एक्वा मतलब पानी, और TIC जोड़ देते हैं, एक्वेटिक यानी कि जलीय। बात समझ में आया? तो लिखा गया मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ठीक है, अगले लिख सकते हैं लिंक, इसी में लिखो लिंक्स जोड़ते हैं, लिंक्स विथ द अदर्स डीलिंग with plants and animal and fungi। लिंक्स विथ अदर, जोड़ना, लिंक माने जोड़ना, ये जोड़ते हैं विथ अदर दूसरे से, डीलिंग का मतलब समझ है, वही स्टडी का मतलब है प्लांट एनिमल एंड फंजाई। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है वह पौधों को, जंतुओं से
जलमुख से और फंजाई यानी कवकों से जोड़ते हैं। इस जोड़ने का मतलब क्या है? इस जोड़ने का मतलब क्या है कि जैसे आप आगे पढ़ेंगे जैव विकास, इवोल्यूशन, जैव विकास पढ़ेंगे, 9th वाले में पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे समझ लीजिए कि जैसे करोड़ों वर्ष लगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ढेर सारी वैज्ञानिक अवधारणा, ढेर सारी तमाम प्रकार के दार्शनिक अवधारणा रही, बाद में वैज्ञानिक अवधारणा तो ये बताती है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप वो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक या वायरस बने, वायरस के बाद प्रोकैरियोटिक जीव बने। कौन बने? प्रोकैरियोटिक जीव बने। और प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोटिक वाले जीव बने और यूकैरियोटिक से बहुकोषीय होते होते मनुष्य के जैसे जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों का निर्माण हुआ। बात समझ में आया? तो इसी यानी कि जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, कौन परिवर्तन? क्रमिक परिवर्तन यानी सिस्टमेटिक चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म, क्रमिक जीवों में होने वाले परिवर्तन जिसके फलस्वरूप यानी ड्यू टू विच कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म डेवलप, यानी कि जटिल शारीरिक संरचना वाले जीव का विकास हुआ। तो इस क्रमिक पूरे परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्रोटिस्टा, क्या पढ़े थे? नहीं, मोनेरा। सबसे पहले क्या पढ़े थे? मोनेरा पढ़े थे, उसमें सिंपल जीव थे, प्रोकैरियोटिक थे। उसके बाद पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा। तो ये सिंगल कोशिकीय तो है, लेकिन क्या हो गया इसमें केंद्रक वगैरह डेवलप हो गया। तो जो मोनेरा थे उनसे ये डेवलप्ड है। मोनेरा के बाद पढ़ेंगे फंजाई, फंजाई के बाद प्लांटिक, प्लांटिक के बाद एनिमेलिया। तो सब एक दूसरे से क्या होगा? विकसित होते चले जाते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि कैसे एक दूसरे से क्या क्या जीवित कैसे संबंध है। तो वही दिया है कि डीलिंग है, ये एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं कि जो फंजाई है, जो पौधे हैं, जो जंतु है, तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सिद्ध करते हैं कि सबकी उत्पत्ति क्या होगी? मोनेरा से पहले मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई। इस प्रकार से हुआ गया, लिखा गया है कि आदर्श दूसरे से ये संबंध स्थापित करते हैं विकास के दौरान। बात समझ में आ गया? आगे लाइन से लिख सकते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस and other membrane bound organelles। वेल डिफाइंड पूरी तरह से परिभाषित होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें पूरी तरह से विकसित क्या था? केंद्रक पाया जाता और साथ ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, कोशिका से क्या हो गया? झिल्ली से घिरी हुई जो कोशिकांग होते हैं वो अपने पाए जाते हैं। जैसे पहले चर्चा किया जा चुका कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो जितने भी कोशिकांग जो मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से घिरी हुई होते हैं वे सब इसमें पाए जाने लगे। बात समझ में आ गया? इसी कॉल्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड। बात समझ में आ गया? तो ये सब क्या होता है? इसमें पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? आगे लिख सकते हैं some contains है, हार्ड कर सकते हैं flagella and cilia, flagella and cilia। फ्लैजिला एंड सिलिया, ठीक है? फ्लैजिला एंड सिलिया ब्रैकेट में लिख सकते हो लोकोमोटरी, LOTARY, लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन।
लोकोमोटरी का मतलब प्रचलन, क्या हो गया? प्रचलन। प्रचलन में गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। तो जानते हैं जंतुओं में विशेषता पाई जाती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो कुछ जंतुओं में यानी कुछ जीवों में लोकोमोटरी ऑर्गन यानी प्रचलन अंग के लिए फ्लैजिला या सीलिया पाया जाता है। फ्लैजिला या सीलिया पाया जाता है। अब बात आती है फ्लैजिला या सीलिया, देखोगे दोनों, तो दोनों क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल के समान संरचना होते हैं। पैरामीशियम सुने होगे, चित्र देखे होगे, तो ऐसे बाल के समान संरचना होती है जिसकी सहायता से वे चलते हैं। पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना है जिसे आगे हम फैमिली पढ़ेंगे, उसमें है यूग्लिना, उसमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बाल के समान संरचना पाई जाती है और यही बाल की संरचना उसको खीलता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। बात समझ में? तो दोनों क्या होगा? फ्लैजिला और सीलिया, लेकिन दोनों क्या है? बाल के समान तो होते हैं लेकिन अंतर होता है। ये जो सीलिया होता है वह फ्लैजिला से छोटा होता है। सीलिया जो होता है क्या होता है? फ्लैजिला से छोटा होता है। बात दोनों प्रचलन अंग तो है लेकिन क्या अंतर है? तो अगर देखा जाए तो जो सीलिया होता है वो फ्लैजिला से छोटा होता है। बात समझ में आ गया? दूसरा अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या होता है? जो सीलिया होता है हमेशा ग्रुप में रहता है, समूहों में रहता है। न्यूमेरस क्या होता है? एक साथ ये समूहों में रहता है। कौन? सीलिया। बात समझ में आ गया? और जो फ्लैजिला होता है वो सिंगल रहता है, एकल में पाया जाता है। बात समझ में आया? जो ये सीलिया अगर कहा जाए तो हेयर लाइक होता है, बाल के समान होता है। किसके समान? बाल के समान। लेकिन जो फ्लैजिला होता है वह वाइप चाबुक, वाइप यानी चाबुक। चाबुक आप सुने हैं? चाबुक ऐसे सोना जैसे रहता है, ऐसे पिक्चरों में देखिए मारने काम आता है, तो चाबुक के समान। तो फ्लैजिला चाबुक के समान होता है, ये हेयर लाइक होता है। बात समझ में आ गया? इतना अंतर हमने बताया कि फ्लैजिला और सीलिया दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, लेकिन क्या होता है? दोनों चलने में सहायता करते हैं। बताया गया कि दोनों क्या होता है? दोनों में कुछ न कुछ अंतर होता है। बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं, बाहर से क्या होता है? सब एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा अंतर है। काम में भी एक ही रहते हैं, दोनों प्रचलन अंग ही होते हैं। एक और भी चीज देखोगे, जो सीलिया जो होता है वह कोऑर्डिनेशन, समन्वय के अनुसार चलता है। कोऑर्डिनेशन समझते हैं? इसका मतलब होता है जो तंत्रिका जो सीलिया होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वयन। समन्वयन का मतलब जो हमारी तंत्रिका तंत्र के हिसाब से चलता है उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और एक रैंडमली चलता रहता है, ऐसे हिलता रहता है तो उसको कोऑर्डिनेशन नहीं कहते। तो सीलिया जो होता है कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है और फ्लैजिला ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से ये लिखा गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ जीवों में फ्लैजिला या सीलिया पाया जाता है जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, प्रचलन अंग है। बात समझ में आ गया? तो इसका आप कह सकते हैं कि सीलिया या फ्लैजिला होता है जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, प्रचलन अंग होता है, यानी कि जिसकी सहायता से चलता है। बात समझ में? बताया गया सीलिया और फ्लैजिला में अंतर, सीलिया और फ्लैजिला में अंतर बताया गया। ठीक है, अब देखो जो इस और लिख दिया जाए इसमें रिप्रोडक्शन, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। by a process involving cell fusion and zygote formation। zygote formation ठीक है, याद करने वाली बात है कि इन जंतुओं में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जितने निम्न कुल के जीव होते हैं उसमें अधिकांश क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है।
तो इनमें क्या होता है, यानी किंगडम प्रोटिस्टा के सदस्यों में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, यानी लैंगिक जन्म पाया जाता है। बात समझ में आया? बताया गया था कि जो लैंगिक जन्म होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वह जो एसेक्सुअल होता है उससे जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। और साथ ही साथ ये एसेक्सुअल जीवों के तुलना में ये ज्यादा जो विकसित जन्म होते हैं उसमें पाया जाता है। बात समझ में आया? तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल दोनों पाया जाता है। अब जहां भी कहीं आपको अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सीधे आप समझ जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है। जिसमें क्या होता है, दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। बात समझ में आया? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जीव होते हैं। बात समझ में आया? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो इसमें आपने लिखा कि क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बताया गया कि इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। अब जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसमें भी यह भी समझ जाएंगे, लिखा गया फ्यूजन, मिलना। फ्यूजन किसका? एक होता है गैमीट। क्या होता है? गैमीट यानी युग्मक। गैमीट यानी कि युग्मक होता है। बात समझ में आया? तो एक मेल गैमीट होता है, दूसरा फीमेल गैमीट होता है। मेल में मेल गैमीट बनता है और फीमेल में फीमेल गैमीट बनता है। तो दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। बात समझ में आया? तो इसमें भी लिखा गया फ्यूजन होता है। क्या लिखा गया है? फ्यूजन होता है। और जब दोनों गैमीट जब मिल जाते हैं, फ्यूजन हो जाते हैं, तो इसके बाद बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट। बात समझ में आया? तो जाइगोट हो गया। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो मिलते हैं इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आया? तो इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोनों मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के फलस्वरूप क्या होता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुकोषीय संरचना होता है। और उसी जाइगोट के विभाजन से क्या होता है? पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो चूंकि क्या होगा, ये सब क्या प्रोटिस्टा वाले हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तो इसमें कह सकते हैं इसमें फ्यूजन भी होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन भी होता है। और जाइगोट के फॉर्मेशन के पश्चात उसी से होता है और पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इसमें आपने लिखा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? किंगडम प्रोटिस्टा के जीवों में। किंगडम प्रोटिस्टा के जीवों में, ठीक है। अब इसमें जो किंगडम प्रोटिस्टा के जीव है इनको कई उसमें बांटा गया है। बारी बारी से सबका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ऐसे कह सकते हैं क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स, बोलो नहीं, क्राइसोफाइट्स। इसके पास है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स एंड है प्रोटोजोअन्स। इसको इतने में बांटा गया है, ठीक है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो इन सब के विषय में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। बात समझ में आया? तो किंगडम इसको इसमें बांटा गया है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्राइसोफाइट्स। सब लिखिए नाम। मिला दें क्राइसोफाइट। पहला लाइन डालेंगे क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, ठीक है। अब देखिए जो क्राइसोफाइट्स है क्या है? क्राइसोफाइट्स है, इसमें आता है आपका डाइटम्स, DIATOMS, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, GOLDEN, गोल्डन
एल्गी, ठीक है। इनको सम्मिलित रूप से डेस्माइट्स कहते हैं। डेस्माइट्स को पूछा है, डेस्माइट्स। क्राइसोफाइट्स में आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डायटम्स वो भी सवाल है, गोल्डन एल्गी, ठीक है। गोल्डन में सुनहरा, गोल्डन में सुनहरा, तो इसमें सुनहरा सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं के वजह से, इन्हीं एल्गी के वजह से कुछ समुद्र ऐसे होते हैं कि पानी गोल्डन गोल्डन दिखाई देती है। बात समझ में आया? इस गोल्डन एल्गी के वजह से कुछ आप देखे होंगे, नाम सुने होंगे रेड सी, लाल सागर, नाम सुने होंगे रेड सी यानी लाल सागर नाम सुने होंगे। तो उसमें क्या होता है, रेड एल्गी पाई जाती है। किसकी वजह से? रेड एल्गी पाई जाती है, और रेड एल्गी की वजह से पानी का रंग पूरा लाल लाल दिखाई देता है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया लाल सागर यानी रेड सी। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड एल्गी। तो यहाँ पे क्या है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो गोल्डन एल्गी रहेगा, जहां पाया जाएगा वहां पानी गोल्डन गोल्डन दिखाई देगा। और लिखा गया है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी को डेस्माइट्स कहते हैं सम्मिलित रूप से। डेस्माइट्स को पूछता है, डेस्माइट्स क्या होते हैं? एक तो बी का ऑप्शन हो जाएगा डायटम्स, सेकेंड ऑप्शन गोल्डन एल्गी, थर्ड ऑप्शन ए एंड बी बोथ। बात समझ में आया? तो थर्ड वाला क्लियर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, यानी कि गोल्डन क्या होगा, डायटम्स और गोल्डन एल्गी को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया आपने? डेस्माइट्स कहा गया, ठीक है। और आगे लिख सकते हैं ऐसे, ये जो होते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है, एंड मैरीन इन्वायरमेंट, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर यानी नई तालाब पोखरे में जो पाया जाने वाला जल होता है उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। बात समझ में आया? और मैरीन का मतलब समुद्री, मैरीन का मतलब समुद्री। आप पढ़े होंगे कि समुद्री जल क्या होता है, खारा होता है। क्या होता है? खारा होता है, साल्टी होता है। बात समझ में आया? तो इसमें क्या होते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में वातावरण समुद्री जल में भी पाए जाने वाले होते हैं, और फ्रेश वाटर है नदी तालाब पोखरा होता है उस वाले में भी पाए जाने वाले होते हैं। बात समझ में आया? कॉमन क्राइसोफाइट्स। आगे लिख सकते हैं, ये क्या होता है, जैसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड फ्लोट पैसिवली, इन वाटर करेंट, ठीक है। इनको प्लैंकटन कहते हैं, प्लैंकटन। लिखा आपने माइक्रोस्कोपिक। कौन? माइक्रोस्कोपिक यानी नर आंखों से नहीं दिखाए। जहां मतलब माइक्रोस्कोपिक है तो क्या होगा, इतने सूक्ष्म होंगे, इतने छोटे होंगे, उनके हम क्या करें, नर आंखों से नहीं देख सकते। तो ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। आज लिखेगा फ्लोट पैसिवली, या देखना फ्लोट पैसिवली, पानी में बहते हैं। फ्लो मैंने बहना, पैसिवली का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई जीवधारी है जो तैर रहा है तो एक्टिव बह रहा है। मान लो ये पानी है, इसमें मछली ऐसे फिश तैरते हुए आज से आगे बढ़ रही है, एक्टिवली है, ठीक है। लेकिन वहीं पे लकड़ी या डेड मछली में पानी के धारा के साथ बहता है, ठीक है। तो पानी के धारा के साथ बहता है, लिखा गया वाटर करंट, तो इसको कहते हैं प्लैंकटन। क्या कहते हैं? प्लैंकटन। तो अगर बात आती है प्लैंकटन का क्या मतलब होगा, तो सूक्ष्म जीव जो पानी के साथ, बहाव के साथ बहते हैं। बात समझ आया? उनको क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी के साथ बहते हैं उसे प्लैंकटन कहते हैं। अब इसी को ऑप्शन दे देगा, प्लैंकटन्स आर क्या कर रहे हैं, स्विंग वाटर फ्लो पैसिवली। एक ऑप्शन दे देगा फ्लो पैसिवली, पानी के बहाव के साथ बहते हैं। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, फ्लो पैसिवली विथ करेंट ऑफ वाटर। बात समझ आ गया? तो ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पानी के बहाव के साथ बहते रहते हैं, ठीक है।
किसने प्लैंकटन आपने कहा था। इसके बाद से कहा था लिखते आगे लिखिए मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर, मोस्ट ऑफ देम आर फोटो synthetic, most of them are photosynthetic. फोटोसिंथेटिक, मोस्ट में अधिकांशतः, मोस्ट में अधिकांशतः क्या होता है, क्या होता है फोटोसिंथेटिक। याद होगा आपको फोटोसिंथेटिक, फोटो मतलब प्रकाश और सिंथेटिक है संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषी। तो जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करना और भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो ये सब क्या होते हैं, सब फोटोसिंथेटिक होते हैं। और फोटोसिंथेटिक में जो क्लोरोफिल भी पाया जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल का उपयोग करके ही भोजन बनता है। तो ये सब के सब क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। यानी लिखा गया मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अगले उसके लिए इन डायटम्स, इन डायटम्स सेल वॉल forms two thin overlapping cell. They can fit together as a soap box. ठीक है, लिखा गया है डायटम सेल वॉल। डायटम की कोशिका भित्ति होती है, डायटम की कोशिका भित्ति होती है टू थिन, पतली होती है, ओवरलैप एक दूसरे को ढकने का काम करती है। फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स, इसको थोड़ा याद करेंगे। साबुनदानी देखे हैं, साबुनदानी तो एक बार साबुनदानी में ऐसे रहता है, ऐसे मतलब सोप बॉक्स, इसको सोप केस भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे गड्ढा टाइप का रहता है, ठीक है। और दूसरा वाला जो साबुनदानी होता है थोड़ा सा ऐसे ये चौड़ा रहता है ऐसे, ठीक है। तो इसको ऊपर रख देते हैं, ये पूरा पैक हो जाता है भाई, नीचे वाला थोड़ा सा कम, ऊपर थोड़ा सा अधिक, ऐसे कैसे फिट हो जाता है। तो ये जो डायटम के जो सेल वॉल होते हैं कुछ इसी प्रकार से बने होते हैं। तो सोप बॉक्स की तरह से वो भी फिट हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। बात समझ में आती है। प्रश्न पूछता है कि किस का शरीर जो होता है साबुनदानी के आकार का होता है, या कौन सा जीव है उसके सेल जो होते हैं साबुनदानी की तरह से फिट होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो हो जाएगा डायटम, हो जाएगा क्या, डायटम। बात समझ में आ गया। अगला ऐसे लिख सकते हैं इन डायटम्स सेल वॉल सिलिका फाउंड, silica found due to which walls are indestructible, ठीक है। डायटम सेल वॉल सिलिका फाउंड, सिलिका बालू नाम सुने, बालू, बालू को क्या कहते हैं, सिलिका ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिका ऑक्साइड। आप बालू देखते हैं कभी खत्म नहीं होता, पानी में कहीं वो सड़ता नहीं है। बात समझ, यही होता है ना बालू के साथ। तो लिखा गया है कि डायटम के सेल वॉल के अंदर, डायटम
के सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका। किसमें? डायटम्स के सेल वॉल में क्या पाया गया? सिलिका। तो सिलिका जब पाया जाता है तो इसके वजह से सिलिका का लिखा गया है विच वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश या क्षय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन लग गया तो इसका विनाश नहीं होता है, यानी कोई चीज भाई जब मर जाता है तो मरने के बाद बैक्टीरिया वायरस क्या करते हैं? उसको सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं और सड़ के खत्म हो जाता है। बात समझ गया? तो इसमें इसके कोशिका भित्ति में यानी सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है। इस सिलिका की वजह से उसका क्षय नहीं होता, बैक्टीरिया वायरस को गला नहीं पाते। तो जो गला नहीं पाते हैं तो उसकी वजह से जितने डायटम्स होते हैं समुद्र में खूब पाए जाते हैं, तो उनकी जब आयु खत्म होती है यानी मर जाते हैं तो वो समुद्र के तली में क्या होते हैं? जमा होते जाते हैं। समुद्र के तली में क्या होते हैं? जमा होते जाते हैं, क्योंकि उनका क्षय होना नहीं, न तो वो सड़ेंगे और नहीं गलेंगे। तो समुद्र के तली में नीचे वो जमा होते चले जाते हैं। बात समझ में आया? तो जब जमा होते चले जाते हैं तो इसी से बना देते हैं डाइमेटोनियस अर्थ एक बनाते हैं। लिख रहे हैं आपने पढ़ा कि इनके कोशिका भित्ति में यदि सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सिलिका। क्या पाया जाता है? सिलिका, जिसके वजह से इनका क्षय नहीं होता है, ठीक है। तो जब क्षय नहीं होता है तो ये बना देते हैं डाइटोमेशियस अर्थ, यानी कि लिख दिया जाए डिपॉजिट। ये हो गया डिपॉजिट, डिपॉजिट, डिपॉजिट बिलियंस ईयर्स रेफर्स referred as diatomaceous अर्थ, ठीक है। ठीक है, इसका काम करते हैं पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ आयल, फिल्ट्रेशन ऑफ आयल, सीरप्स, ठीक है। आपने कहा बिलियंस ईयर्स, लंबे समय अंतराल में क्या होता है? वो जमा होते जाते हैं, डिपॉजिट्स बने जमा होते जाते हैं। भाई उनका क्षय होता नहीं है, क्षय नहीं होता क्योंकि सिलिका की वजह से। तो समुद्र के तले में क्या होता है? बैठते रहते हैं और उसके बाद क्या आते हैं? उनका क्षय होता है, बन जाता है डाइएटोमेशियस अर्थ, डाइएटोमेशियस अर्थ। अभी हमारे पूछे कि डाइएटोमेशियस अर्थ किससे प्राप्त होता है? बात समझ में आया? तो मान लो डायटम देगा तो तुम खट से बता दोगे, अगर डायटम ऑप्शन में है तो डायटम सर्च में डायटम से खट से बता दोगे। लेकिन वही क्या है कि एक ऑप्शन देते क्राइसोफाइट्स, ब्रायोफाइट और 2-3 फाइट्स दे दे। तो अगर तुमको याद है क्राइसोफाइट्स तब तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो पहला चीज हो गया कि क्राइसोफाइट्स की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा क्यों होता है? तो क्यों होता है तो क्या बताएंगे? उसमें सिलिका होता है जिसकी वजह से नष्ट नहीं होता है। बात समझ में आया? उसी को कहते हैं डाइटोमेशियस अर्थ। बात समझ में आया? अब डाइटोमेशियस अर्थ का उपयोग क्या करते हैं? तो लिखा गया पॉलिशिंग, चमकाने के लिए। जैसे बर्तन धोते हैं लोग तो देखो स्क्रबर आता है ना, स्क्रबर बर्तन धोने के लगाने के लिए कुछ हार्ड टाइप का आता है। तो इसी प्रकार से पॉलिशिंग के लिए कुछ धातुओं को बने हुई चीजों को पॉलिशिंग करने के, चमकाने के लिए उसका उपयोग होता है डाइटोमेशियस अर्थ का। और फिल्ट्रेशन, छानने के लिए तेल या सिरप को छानने के लिए वो उसका उपयोग फिल्टर के रूप में किया जाता है। डाइटोमेशियस अर्थ का उपयोग क्या का? पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन, तेल या सिरपों को छानने के लिए उसका उपयोग में लाया जाता है। बात समझ में आया? बहुत ज्यादा एक बड़ा आता समुद्र में तली में खूब बैठा रहता है। एक और लास्ट लाइन लिख लो, डाइटम्स, DIATOMS, डाइटम्स are the chief, CHIEF, chief producers
ठीक है, इन द ओशियन, इन द ओशियन diatoms are the chief producers. क्या लिखा गया? डायटम्स आर चीफ माने मुख्य, चीफ मतलब मुख्य, प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन था, समझिएगा। ओशियन एक बात आई, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कहते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर की हिंदी होती है उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है कि जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत केवल सूर्य है, ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। उन्हीं की ऊर्जा से यानी सोलर एनर्जी से सारी घटनाएं घटती है, चाहे हवा का बहना हो, प्रकाश का होना हो, गर्मी होना हो, ठंडा होना हो, जो भी चीजें होती है सब होती है। उसके साथ साथ दूसरी और बात कहा जाए तो इस सौर ऊर्जा का उपयोग डायरेक्ट कोई नहीं कर सकता। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वही एक ऐसे मात्र साधन है जो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और वो क्या करते हैं? सौर ऊर्जा का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज किया? केमिकल एनर्जी में। किसको किया? सोलर एनर्जी को। बात समझ में आया? अब उस केमिकल एनर्जी पर, उस केमिकल एनर्जी पे पौधों का तो जीवन निर्भर होता ही है, साथ ही साथ जितने भी जड़ होते हैं सब उसी पे निर्भर रहते हैं, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर केवल बायोलॉजिकल सिस्टम से पौधे को हटा दिया है तो कोई जीवित नहीं बचेगा, कोई जीवित नहीं बचेगा। बात समझ में आया? तो वे सभी जीव जो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं। बात समझ में आया? उसके साथ तो हरा यूज कर ले रहा है, ग्रीन, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके उसी रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो सूर्य के जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। बात समझ में है कि समस्त जीवों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं। बात समझ में आया? तो लिखा गया है कि डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, यानी समुद्र में डायटम जो था एक कोश की सवाल तो है लेकिन मुख्य उत्पादक है। बात समझ में आया? तो यह विकल्प खूब पूछ सकता है, खूब पूछेगा उसमें नीट पे, हु इज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। बात समझ में आया? इससे बड़े बड़े भी सब मिलेंगे लेकिन यही मुख्य उत्पादक है क्योंकि इसकी संख्या बहुत अधिक रहेगी समुद्री जल में। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से आपने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा का एक भाई पढ़े, क्या पढ़े उसका? उसको बांटा गया था क्राइसोफाइट्स। बात समझ में आया? फिर आगे और हम लोग पढ़ेंगे। ओके।